हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम फोकस। बच्चों, हम थर्मोडायनेमिक्स की आज लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हम सीख चुके हैं डी डब्ल्यू की इक्वेशन क्या होती है, डी क्यू डी डब्ल्यू और डी यू के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। तो हमने सीखा था स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी होता है, राइट? ओके, और क्या सीखा है? और हमने सीखा है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, राइट? ओके, और इसी को हम क्या बोले थे? फ्लॉट। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें मिली थी लेक्चर 1 से। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। फाइन। अब मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी आप वैल्यूज पुट करो, डी यू की वैल्यू पुट करो या डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, वैल्यू हमेशा किस तरह से पुट करना है? हमेशा ही वैल्यू को आपको साइन के साथ पुट करना है, ठीक है? और साइन भी एक्सप्लेन किया है हमने। कभी भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो आप क्या बोलोगे? कैसा वर्क डन है? पॉजिटिव वर्क डन है। कभी भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन है। ओके, ठीक है। अब ये समझना कि स्मॉल वर्क डन तो समझ में आ गया, ये होता है स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। लेकिन अगर कभी आपको लार्ज वर्क डन निकालना होगा तो क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे, है ना? आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो जब आप वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस पी डीवी का इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर आ गया, पी डीवी का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है? लेकिन अगर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू, ये प्रेशर को आप बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कर दोगे। सही बात है ना? और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी में क्या करते हैं हम? V1 से लेकर V2 लिमिट्स लगाएंगे। इसका मतलब है ये बन जाएगा माइनस पी V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। तो dw इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, ये तो हमेशा ही है ना? स्मॉल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस पी डीवी। लेकिन लार्ज वर्क डन की जब बात आएगी तो लार्ज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी केवल तब जब प्रेशर कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। तो अगर प्रेशर इज कांस्टेंट तो ही लार्ज वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। फाइन, ठीक। अब एक और पैरामीटर है। क्या है पैरामीटर? एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट कितनी है, ठीक है? मैथमेटिकली आप एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हो एज H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ओके, फाइन। DH will be equal to du plus प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, PdV plus VdP। ओके, अब ये हमने जो कैलकुलेट किया है ना, ये निकाला है DH की इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन? DH इज इक्वल टू du प्लस PdV प्लस VdP आया है इक्वेशन, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक ऐसा मोमेंट है जब प्रेशर कांस्टेंट है, ओके? When pressure is constant, when pressure is constant, जब प्रेशर कांस्टेंट है उस टाइम पे क्या होगा? dp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है? केस 1 सीख रहे हैं हम। when pressure is constant, तो प्रेशर कांस्टेंट होने पे dp की वैल्यू विल बी 0। इसका मतलब है dh कितना आ जाएगा? dh विल बी इक्वल टू du प्लस pdv। dp तो हो गया 0, है ना? ठीक, तो हमें मिल गया ये इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? DH इज इक्वल टू du प्लस PdV एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। फाइन। अब एक चीज है, हम डेल्टा H की एंथैल्पी चेंज की और कुछ इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये तो खैर ये वाली बात कब होगी? ये वाली बात जो है ये बात है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको जरूर ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV होता है, ठीक?
अब हम सेकेंड बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट इज अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है ना वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मानी जाती है एक केमिकल रिएक्शन की। फाइन, तो डीएच की वैल्यू तो आपको मालूम है, डीएच क्या होता है, डीएच होता है डीयू प्लस, आप बोल सकते हो वैसे तो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है ना, तो डीएच इज इक्वल टू डीयू प्लस हम कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं पीडीवी प्लस वीडीपी, आप वो बोलो या फिर आप इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एज अ होल हमने लिख दिया है डेल्टा पीवी, आप इसको ब्रेक करके लिखें या एक साथ लिखें एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पीवी को अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी, इन केस ऑफ गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो ये बन गया एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल। ओके, डेल्टा पीवी जो था मतलब पीवी फाइनल माइनस पीवी इनिशियल है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल कह सकते हैं। ओके, नाउ डेल्टा यू प्लस, आपको मैंने कह दिया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल तो सेम रहेगा, आर तो हमेशा ही सेम रहता है, इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये भी हमें मालूम है राइट, तो हम कह सकते हैं आर इंटू टी एन फाइनल माइनस एन इनिशियल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो डेल्टा यू प्लस आर टी तो है और क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नंबर ऑफ किस तरह के मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। क्यों नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्योंकि nRT इज इक्वल टू पीवी, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में ही वैलिड होता है, हमने यहां लिखा है ना पीवी की जगह पे हमने लिखा है ना nRT, ये कब लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में लिखते हो, इसका मतलब है कि डेल्टा यू प्लस एन आर हम डेल्टा एन तो लिख सकते हैं लेकिन वो नंबर ऑफ मोल्स का चेंज सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड होगा। ओके, सो विल राइट डेल्टा एन जी आर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशन आई है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, कब के लिए वैलिड है, फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आपको एक केमिकल रिएक्शन मिला है, एक केमिकल रिएक्शन मिला, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये टूट रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, ठीक है, आप बताइए इसमें डेल्टा एनजी कितना बताओगे, नंबर ऑफ फाइनल गैसियस मोल्स माइनस नंबर ऑफ इनिशियल गैसियस मोल्स। ओके, तो क्या हो जाएगा वो, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है ना, तो अगर ये गैसियस आप देख सकते हो, आई होप अगर राइट वाला गैसियस है तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल में हमारे पास एक गैसियस है, रिएक्टेंट इज योर इनिशियल कंडीशन, रिएक्टेंट में आपके पास कितना गैसियस है, 0 गैसियस है, सो इट विल बी 1। ओके, सॉलिड तो दोनों ही साइड है, उसको आप कैंसिल कर दोगे, सॉलिड को लिखना ही नहीं है मतलब, ठीक है, कैंसिल नहीं, सॉलिड को हम कभी लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट डेल्टा एन जी। ओके, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये एक एग्जाम्पल था। देन डेल्टा एच या फिर डीएच के लिए आप दो इक्वेशन डिराइव कर चुके हो, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला इक्वेशन और एक इक्वेशन जो हमें मिला है वो इक्वेशन है एट फॉर केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नाउ थर्ड केस, इस बार हम कोई भी अजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रेशर का अजम्पशन कर रहे हैं ना ही टेम्परेचर का अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, ये केस क्वाइट नेचुरल है। अब यहां पर क्या होगा, डेल्टा एच तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है, आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पीवी को क्या लिख सकते हो,
इसे हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। यहां पर हमने कोई केमिकल रिएक्शन अज्यूम नहीं करी है। और आपको पता है क्या, एक केमिकल रिएक्शन में, थोड़ा समझना, एक केमिकल रिएक्शन में तो ऐसा होता है कि कंटेनर के अंदर कुछ लोग रिएक्ट करते हैं और नए लोग बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है। और इन सब की मोल्स आपस में डिफर कर सकती है, कौन कितना बनेगा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसाइड करता है ना, बैलेंसिंग इक्वेशन डिसाइड करता है। लेकिन अगर कभी किसी प्रोसेस की बात होती है ना, प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे ये कंटेनर है, ये बंद है, हम यहाँ पर पिस्टन लेके आए हैं और ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ जो गैसेस है उनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप नीचे से हीट कर दोगे इस कंटेनर को, तो क्या होगा, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो प्रोसेस में सिर्फ हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। कभी भी किसी भी प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रोसेस में एक सब्सटेंस नया सब्सटेंस नहीं बना रहा होता है। ठीक है, जो सब्सटेंस है वही सब्सटेंस रहते हैं, उन्हीं की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, प्रेशर बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक प्रोसेस की खास बात यही होती है, इसमें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, और एक रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कैन चेंज। ओके, एक रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कैन चेंज। फाइन, ठीक है। तो अब हम अभी जो थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने केमिकल रिएक्शन की तो बात कर ली थी, ये हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। ठीक, तो यहां पर क्या बोलोगे, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट NR डेल्टा T। ठीक है, तो ये हमें मिला है थर्ड इक्वेशन, डेल्टा H की थर्ड इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ओके, ठीक है। कुछ डेफिनेशन सीखते हैं, हमें हीट कैपेसिटी समझना है। फाइन, हीट कैपेसिटीज। फर्स्ट है हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक सब्सटेंस दिया हुआ है, कितना भी बड़ा छोटा कोई भी सब्सटेंस हो, इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ओके, फाइन। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the temperature of a substance, गिव कोई सा भी अमाउंट दे सकता है, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। फाइन, ओके। अब सपोज हीट कैपेसिटी का जो सिंबल होता है ना, वो होता है कैपिटल C। ठीक है, हीट कैपेसिटी को मैंने कह दिया कि ये सब्सटेंस है, ये वाला सब्सटेंस है, इसकी हीट कैपेसिटी है 10। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए मैंने 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी, 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए कितना जूल एनर्जी सप्लाई किया, 10 जूल। तो आप बताना 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करोगे, 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए आप सप्लाई करोगे 10/5, दैट इज इक्वल टू 2 जूल। और यही 2 जूल क्या कहलाएगी, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो वी विल से, ये तो एग्जाम्पल हो गया। हीट कैपेसिटी कभी डिफाइन करना हो,
heat capacity capital C is equal to total amount of heat energy supplied upon change in temperature। उसके कारण कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, ठीक है। अगर मान लो चेंज इन टेम्परेचर 5 का हुआ, आपने हीट एनर्जी 20 सप्लाई करी थी, तो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए 20/5 दैट इज 4 जूल एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी, ठीक है। ओके, सो हीट इज इक्वल टू dq, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और एक थर्ड हीट कैपेसिटी आएगी हम लोगों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। आप चाहो तो स्मॉल सी से डिनोट करो, नहीं तो कभी सी और सबस्क्रिप्ट में एस भी लिखा होता है, एक ही बात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। अब आपके पास अज्यूम करना कि ये एक सब्सटेंस है, इसका वेट जो है ना वो 50 ग्राम है, ठीक है। ओके, आपने इसे एनर्जी सप्लाई करी है 2000 जूल और इसका टेम्परेचर राइज हो गया है थ्रू 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू, आपने सप्लाई करा है 2000, 1 ग्राम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितना एनर्जी लगती, अपॉन 50, है ना, और थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी जाती, अपॉन 2, राइट। तो ये हमारा कितना बन गया, 20 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए हो। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट विल बी जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर ग्राम पर केल्विन। गॉट इट, फाइन। नाउ कमिंग टू मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, आपको टेम्परेचर राइज करना है किसका, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a substance, 1 mole of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फिर से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक सैंपल है, इस सैंपल में 20 टोटल मिलाकर 20 मोल्स ऑफ सब्सटेंस है और टेम्परेचर राइज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से, और हमने 1000 जूल एनर्जी सप्लाई करी थी। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितना बोलोगे, 1000 जूल सप्लाई करी है 20 मोल्स के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 1000 अपॉन 20, और 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए कितना सप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन 5, राइट। सो इट विल बी 1000 अपॉन 20 अपॉन 5। गॉट माई पॉइंट, कितना आ गया ये, 10 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। ओके, तो इसकी यूनिट आप क्या बताओगे बच्चों, आप इसकी यूनिट बताओगे जूल पर मोल पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सीएम से। ओके, सो इसको हम डिनोट करते हैं सीएम से।
अब ये जो सीएम है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसे कैलकुलेट करने का काम अगर आप कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे करते हो तो आप उसी सीएम को बोलते हो सीपी। गॉट माय पॉइंट? इट मींस अगर कभी भी एक कंटेनर है, उसके टेम्परेचर चेंज को आपको रिकॉर्ड करना है, उसमें कितने मोल्स है ये आपको पता है, ठीक है, और कितना हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो ये आप नोट कर रहे हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरी आपकी एक्सपेरिमेंट है। अगर आप यही काम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे करोगे तो आप फिर उस सीएम को जिसको आपने डिफाइन किया है, मोलर हीट कैपेसिटी जिसको आपने कैलकुलेट किया, उसे आप सीपी बोलोगे। और अगर यही काम आप कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे करोगे तो आप सीएम को सीवी बोलोगे। ओके, ठीक है। तो सीएम जो है वो अगर कभी कैलकुलेट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे तो कहलाता है सीपी, और अगर वो कभी कैलकुलेट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे तो वो कहलाता है सीवी। ओके, ठीक। अब आपको पता है ना सीएम होता क्या है? सीएम होता क्या है? सीएम इज डीक्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, राइट? तो डीक्यू अपॉन एनडीटी इज सीएम, और सीवी क्या होगा? सीवी भी यही होगा, डीक्यू अपॉन एनडीटी, ये सीवी भी यही होगा, ठीक है। लेकिन बस इन दोनों की कंडीशन बदल गई है। कंडीशन क्या हो गई है? कंडीशन इस बार हो गई है कांस्टेंट प्रेशर इन केस ऑफ सीपी, और इन केस ऑफ सीवी कंडीशन हो गई है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम को हमने नीचे वी करके लिख दिया है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन है, फाइन। और सीएम क्या होता है बच्चा? सीएम तो आपको पता है क्या होता है, डीक्यू अपॉन एनडीटी होता है। अब लेफ्ट वाला जो कंडीशन है वो है कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन। अच्छा, आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमको कभी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होगा? आप अगर एक एक्सपेरिमेंट को कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में करना चाहते हो, इसका मतलब है आप कंटेनर को ओपन करके रखो। ओपन करके रखोगे तो उस कंटेनर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होंगे, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन हो तो उसके लिए क्या करोगे? कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपको कंटेनर को बंद करके रखना होगा, ठीक है। तभी अंदर में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी सेम वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे जहां से आपने स्टार्ट किया है, फाइन। तो सीवी कैलकुलेट जब करी गई होगी उस टाइम पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया होगा कंटेनर को बंद करके, और कांस्टेंट प्रेशर कैसे रखा गया होगा? टू कैलकुलेट सीपी कंटेनर को ओपन रखा गया होगा सो दैट सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में रहें, ठीक है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड को देखना थोड़ा। ये जो डीक्यू है ये क्या बता रहा है? हीट एसोसिएटेड विथ कांस्टेंट प्रेशर बता रहा है, राइट? ठीक है, तो ये है डीक्यू। अब डीक्यू की बात समझ में आ गई आपको। एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, डीटी टेम्परेचर है, और इधर लेफ्ट में हमने सीपी लिखा है, ठीक। लिख सकते हैं ना, dq एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन cp dt। लिख सकते हैं, यस। dq इज इक्वल टू एन cp dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये हीट कौन सा हीट है? ये वो हीट है जो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किया गया है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने cp लिखा है ना, ठीक है। अब ये है, थोड़ा याद करना फ्लॉट को। थोड़ा किसको याद करना? फ्लॉट को याद करना। क्या आपको याद आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे dq इज इक्वल टू du माइनस dw, ऐसा हम लिखा करते थे, है ना। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है हमारी, कांस्टेंट कंडीशन डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u माइनस वर्क डन, ऐसे करके लिखते हो ना, ऐसे करके लिखते हो। कांस्टेंट प्रेशर जब रहता है बच्चा, जब भी कभी कांस्टेंट प्रेशर होता है तो क्या याद है? W की वैल्यू क्या हो जाती है? वर्क डन की वैल्यू हो जाती है माइनस पी डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस पी डेल्टा वी। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं ना माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि बात कब की हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बन गया, ठीक।
और ये सारी बातें कांस्टेंट प्रेशर की है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें हैं कांस्टेंट प्रेशर की। अब ये बताओ कि आपको ये भी याद है हमने कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या लिखा था? कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा एच कितना आया था बच्चा, कुछ बताना। डेल्टा एच की वैल्यू आई थी फॉर कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आई होप आप नहीं भूले हो, क्योंकि वी डेल्टा पी वाला जो कंपोनेंट था ना वो जीरो हो गया था। दैट्स वाई जो हमारा डेल्टा एच आया था दैट वाज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, ठीक है। तो अब आप ये देखिए राइट हैंड साइड दोनों को बराबर आ रहा है ना, राइट हैंड साइड दोनों का ही बराबर आ रहा है। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ रहा है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा एच। लेकिन कब कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे। प्लीज डोंट फॉरगेट, ये कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई किया गया है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ओके, सो वी कैन राइट एट कांस्टेंट प्रेशर whatever is the heat supplied is equal to change in enthalpy. Fine, dq is equal to dh आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। कब? at constant pressure पे। means heat supplied at constant pressure is equal to change in enthalpy। कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं भूलना है आपको। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ओके, देन ये बताओ कि मैंने अभी अभी लिखा था ना Cp इज इक्वल टू dq अपॉन एन डी टी, याद है? लिखा था, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन थी। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर वाला dq था इसको हम क्या लिख सकते हैं? dh लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू dh अपॉन एन डी टी। इसका मतलब है dh इज इक्वल टू एन Cp dt। बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा dh का एक और फॉर्मूला आ गया है, dh इज इक्वल टू एन Cp dt। डोंट फॉरगेट, dh is equal to n Cp dt। ओके, फाइन। ये dh का लास्ट फॉर्मूला है। अभी तक हम 3 फॉर्मूला सीख चुके थे dh का, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए और एक प्रोसेस के लिए। और अभी ये लास्ट फॉर्मूला आया है dh is equal to n Cp dt। हमेशा के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ कमिंग टू CV वाला सेक्शन। CV वाले सेक्शन में क्या है? CV इज इक्वल टू dq अपॉन एन डी टी है। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, अच्छी बात है। कुछ याद है आपको फ्लॉट से? फ्लॉट से कुछ याद है क्या? फ्लॉट से क्या याद करना है फिर से? dq इज इक्वल टू du माइनस dw। ठीक, अगर कभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन हो तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? dw तो हमेशा ही माइनस pdv होता है ना? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो। कांस्टेंट है वॉल्यूम, pdv विल बी इक्वल टू 0, मतलब dw की वैल्यू हो गई 0। ओके, ठीक है। तो dw हमें 0 मिल गया। अब dw के 0 मिलते ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या बोलेंगे? dq विल बिकम इक्वल टू du। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की जब कंडीशन होती है उस टाइम पे dq और du दोनों बराबर हो जाता है। ठीक, ओके। तो अभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? CV इज इक्वल टू dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला दिखा, dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? du से रिप्लेस कर सकते हो। सो दिस हैज बिकम du अपॉन, दिस हैज बिकम du अपॉन एन dt। क्या बन गया ये? du इज इक्वल टू एन CV dt।
ठीक है, तो DH इज इक्वल टू NCP/dt और DU इज इक्वल टू NCV/dt। फाइन, याद रहेगा। ओके बच्चों, अब हम सीख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन कितनी तरह की एनर्जी को पोजेस कर सकता है, ठीक है, उसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे फिजिक्स में, जिसकी डेरिवेशन में नहीं करा रही हूं, du इज इक्वल टू F/2 nr/dt। ठीक है, du तो वही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू F/2 nr/dt। आप ये जानते हो F/2 nr/dt, ये तो du को कहते हैं। साथ ही du को और क्या बोलते हैं बच्चों, आपको पता है NCV/dt, राइट, NCV/dt। अब देखो dt तो गया, n गया, इसका मतलब है CV इज इक्वल टू आ गया है F/2r। ओके, CV इज इक्वल टू F/2r, ये ध्यान रखना थोड़ा, आप आगे डेरिवेशन में काम आएगा। क्या आपको पता है, अगर मैं बिना किसी अजम्पशन के DH का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी, DH इज इक्वल टू DU प्लस nr/dt, यही लिखेंगे हम, है ना। DH इज इक्वल टू DU प्लस nr/dt, ये उस प्रोसेस का फॉर्मूला आया था जिसमें कोई भी अजम्पशन नहीं थी। फाइन, DH की वैल्यू बच्चा होती है NCP/dt इज इक्वल टू NCV/dt प्लस nr/dt। क्या आया बताना, क्या मिला है ऐसा, CP इज इक्वल टू CV प्लस आर। यस, CP इज इक्वल टू CV प्लस आर आ गया। अब एक रिलेशन याद रखेंगे आप, गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV, और गामा हम कहते हैं गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट। ओके, गामा का क्या नाम है, गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस आर और गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV। अब यहां से CP की वैल्यू क्या आ गई है बच्चा, गामा CV, है ना। CP इज इक्वल टू गामा CV आ गया, राइट। ओके, इट मींस मैं लिख सकती हूं ना, अगर CP इज इक्वल टू CV प्लस आर होता है तो मैं लिख सकती हूं गामा CV इज इक्वल टू CV प्लस आर। यस यस, सो यहां से व्हाट डिड यू गेट, CV की वैल्यु कितनी आई, CV की वैल्यू आ रही है गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है CV कितना आ गया, R/गामा-1। तो CV की एक वैल्यू R/गामा-1, डेरिवेशन की टाइम हम इसको यूज करेंगे, बस उसी पर्पस के लिए याद रखना है। CV इज इक्वल टू R/गामा-1, CV is also equal to F/2r। ओके, ठीक है, तो ये हमें CV मिल गया। अब हम कुछ गैसेस की स्टडी कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक गैस से फॉर एग्जांपल क्या होगा बच्चा, आपको पता है नियॉन वगैरह, है ना, नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सारे मोनोएटॉमिक गैस हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन एंड सो ऑन। फर्स्ट मोनोएटॉमिक गैस। सेकेंड हम स्टडी करेंगे डायएटॉमिक गैस की, डायएटॉमिक गैस का एग्जांपल O2, N2 एंड सो ऑन। ओके, बाकी एग्जांपल्स तो हैं ही, बिल्कुल बाकी एग्जांपल्स रहेंगे। थर्ड है पॉलीएटॉमिक गैस, लेकिन लीनियर। पॉलीएटॉमिक गैस लेकिन कैसा, लीनियर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है ना, कार्बन होता है और लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन होते हैं, बिल्कुल इस तरह से बनाते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फोर्थ है पॉलीएटॉमिक गैस लेकिन नॉन लीनियर।
और नॉन लीनियर का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? नॉन लीनियर का एग्जाम्पल होगा NH3 अमोनिया NH3। फाइन। अब कमिंग टू हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है Cp, Cv और गामा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3। डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। पॉलीएटॉमिक लेकिन लीनियर के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। ओके, नाउ कमिंग टू Cv। Cv की वैल्यू, Cv इज इक्वल टू F/2R। Cv कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 3/2R। इधर कितना हो जाएगा? 5/2R। यहां पर कितना हो जाएगा? अगेन 5/2R। और यहां पर कितना हो जाएगा? 6/2R, दैट इज 3R। फाइन। Cp क्या याद है? Cp क्या था? Cp क्या था? Cp था Cv प्लस R। इसका मतलब है 3/2R प्लस R, दैट इज 5/2R। ये क्या? 7/2R। ये क्या? 7/2R अगेन। और ये क्या हो जाएगा? 4R। ठीक, 4R। नाउ कमिंग टू गामा। गामा क्या लिखते हो? गामा को Cp/Cv लिखते हो ना? मतलब 5/3 लिखेंगे, 7/5 लिखेंगे, 7/5 लिखेंगे और 4/3 लिखेंगे। 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.67। 7/2R है ना? 7/5 मतलब 1.4। ये भी 1.4 और ये कितना होगा? 1.33। गामा की वैल्यू देखकर हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो एटॉमिसिटी है उसके इंक्रीज होने से गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है ना? और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिसिटी। फाइन, ओके। अब कुछ ऐसा है, हमें सीखना है कुछ टर्म्स, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, क्योंकि आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रोसेस हैं उन सारे प्रोसेस की स्टडी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों ही मैनर में करनी है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यह है एक कंटेनर और इस कंटेनर में अंदर फिल्ड हैं गैसेस। फाइन, यहां पर अटैच्ड है पिस्टन। ओके, यहां पर भी है एक कंटेनर और इस कंटेनर में भी है फिल्ड गैसेस और यहां पर अटैच्ड है पिस्टन। अब मैंने क्या, ये पिस्टन अपना प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों ही केसेस में, और ये अभी इसकी बैलेंस्ड कंडीशन है। फाइन, इक्विलिब्रियम पे है ये। अब क्या कर रहे हैं हम, मैंने अचानक से इस पिस्टन के ऊपर एक बहुत भारी वेट रख दिया, 100 kg का वेट रख दिया। ठीक है, जैसे ही आप 100 kg का वेट रख दोगे ना, पिस्टन सडनली नीचे आ जाएगी। राइट, तो पिस्टन आ गई नीचे और ये है फाइनल पोजीशन पिस्टन की। ठीक है, जो गैसेस थे वो भी नीचे आ गए। अब आप देखो राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, यहां पर भी हम 100 kg का वेट रखेंगे, लेकिन स्लोली। हम क्या करेंगे, 1 सैंड पार्टिकल, फिर एक और सैंड पार्टिकल, फिर एक और सैंड पार्टिकल, एक एक करके हम सैंड पार्टिकल रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, और फिर फाइनली 10-15 साल में हम 100 kg का सैंड पार्टिकल रख देंगे। ठीक है, ओके। तो आपको पता है एक सैंड पार्टिकल जब आप रखोगे तो ये पिस्टन थोड़ा नीचे आएगा, इतना थोड़ा नीचे आएगा कि आप अप्रिशिएट भी नहीं कर पाओगे देखकर, है ना? फिर एक और सैंड पार्टिकल रखोगे, एक और रखोगे, एक और रखोगे, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप सैंड पार्टिकल रखते जाएंगे, हीप बड़ा होता जाएगा। फाइनली 10 साल में जब आप पूरा 100 kg ऑफ सैंड पार्टिकल एक एक करके रख दिए, तब आपको दिखेगा कि यस, ये जो पिस्टन था ये अब नीचे आ चुका है ना? पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं है, ऑब्वियसली पिस्टन नीचे आ गया है, लेकिन हर एक स्टेप को आप खुद आईज से अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। राइट, ओके। जो पहला वाला प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस बहुत फास्ट है?
हाँ, ये जो प्रोसेस था ये बहुत फास्ट था, और ये वाला जो प्रोसेस था ना ये बहुत बहुत स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो। ये प्रोसेस तो वन स्टेप है, वन स्टेप, लेकिन जो राइट वाला है वो तो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप हैं, और सारे स्टेप बहुत ही छोटे छोटे हैं, है ना। तो इसमें है इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स, इन्फिनिट स्टेप्स। ओके, ठीक है। कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऑब्वियसली जो पहला वाला है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करने में 10 साल लगा दें, है ना। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन है? फर्स्ट वाला, प्रैक्टिकली पॉसिबल, जिसमें आप एक ही बार में 100 kg का वेट रख दियो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली इसकी बात होती है बस। ओके, अब देखो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें तो सडनली पिस्टन नीचे आ गया है ना। सेकेंड वाले केस में पिस्टन नीचे तो आ रहा है, हमें पता है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन वो जो हर एक स्टेप की मूवमेंट है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और कभी भी अगर आपको एक जो कंडीशन है वो स्टेबल में दिख रही है, मतलब ये जो पिस्टन है वो अपनी स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि यहां पर लगभग इक्विलिब्रियम थ्रू आउट मेंटेन्ड है ना। ये वाला सिस्टम जो हमारा सेकेंड वाला सिस्टम है, ये सेकेंड वाला सिस्टम तो स्टेबल की तरह नजर आ रहा है। इसका मतलब है सेकेंड सिस्टम में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ऑल थ्रू, क्योंकि आप कुछ हो नहीं रहा है, आप एक स्टेप परफॉर्म करते हो, आपको दिखता है कि एज इफ कुछ भी नहीं हुआ है, फिर एक और स्टेप परफॉर्म करोगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ऑल थ्रू इन रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, वो तो इतनी फास्ट होती है कि वो यूनिडायरेक्शनल दिखती है, सीधा ऊपर से नीचे आया, यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ये होती है यूनिडायरेक्शनल। किसी भी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस में कभी भी इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट आता है क्या? मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फॉरवर्ड भी हो बैकवर्ड भी हो, है ना। तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आती है जब दोनों बराबर होता है। कभी भी एक प्रोसेस जो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है उसमें इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे तो इक्विलिब्रियम, पहले वाले केस में इक्विलिब्रियम की कोई बात ही नहीं होगी कभी भी, ठीक। ओके, अब फर्स्ट केस को आप देखेंगे। फर्स्ट केस में आप ये बताइए प्रेशर कांस्टेंट है या चेंज वेरिएबल है? कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझते हो? टाइम के साथ जो नहीं बदले वो कांस्टेंट, टाइम के साथ जो बदल जाए वो वेरिएबल। बताइए फर्स्ट केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया है वो 100 kg का प्रेशर है ना, वो टाइम के साथ बदल रहा है क्या? नहीं, टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, वो कांस्टेंट है, राइट। लेकिन ये वाला जो प्रेशर आपने अप्लाई किया राइट हैंड साइड में, वो तो टाइम के साथ बदल रहा है, पहले एक सैंड का प्रेशर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कहां पर है? फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में वो कांस्टेंट नहीं है ना। ओके, तो फर्स्ट केस में प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। सेकेंड केस में प्रेशर इज वेरिएबल। अब फाइनली आप नाम बता दीजिए इन प्रोसेस का, कौन क्या है? जो लेफ्ट वाला है वो यूनिडायरेक्शनल है, जो राइट वाला है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है। थोड़ा बताना, फर्स्ट वाला जो है वो क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? यूनिडायरेक्शनल कौन होता है? इरिवर्सिबल। सडनली नीचे आ गया ना, एक डायरेक्शन में चल रहा है ये पिस्टन, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस है पहला वाला। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? सेकेंड वाले में हमें तो कुछ चेंज ही नजर नहीं आ रहा है, इक्विलिब्रियम हर मोमेंट हमें लगता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। इसका मतलब जो सेकेंड वाला प्रोसेस है वो कैसा होगा? वो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो सेकेंड वाला प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। फाइन, गुड। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल
कॉमन है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये जरूर ध्यान रखना दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो प्रेशर कांस्टेंट की कभी भी बात आएगी तो प्रोसेस कौन सा रहेगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। ओके फाइन। अब एक रिलेशन देख रहे हैं हम प्रेशर का। आपने क्या किया, यहां पर एक एक स्टेप की बात होगी, ठीक है। इरिवर्सिबल की केस में तो क्या है कि एक स्टेप कौन होता है? इरिवर्सिबल की केस में तो एक 100 kg का वेट ही एक सिंगल स्टेप है, यही सिंगल स्टेप है ना। एक सिंगल स्टेप आपने परफॉर्म किया। आपको ये पता है कि ये परफॉर्म करने से पहले, सबसे पहले, चलो मैं वो भी ड्रॉ कर देती हूं, वैसे आपने पढ़ा होगा ये 10th वगैरह में। ये है पिस्टन, फर्स्ट ऊपर में यहां पे पिस्टन बना हुआ है। बाहर से कौन सा प्रेशर अप्लाइड है? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं पी एक्सटर्नल। ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है। अंदर से जो गैसेस हैं वो हर डायरेक्शन में कौन सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? वो हर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं गैस अपना अपना प्रेशर, पी गैस। तो जब गैस हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो पिस्टन पे इधर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ऊपर से भी एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जिस मोमेंट ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाती है उस मोमेंट पे पिस्टन बैलेंस हो जाता है और पिस्टन शांति से इस पोजीशन पे मेंटेन रहता है, पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी हमने यहां पे जो पिस्टन था इस पे सडनली रख दिया एक 100 kg का वेट। 100 kg का वेट रखोगे तो क्या होगा? ये जो पिस्टन है ये नीचे आ जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सडनली, तुरंत ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब पी एक्सटर्नल आपको पता है जब ये नीचे शिफ्ट हो रहा है तो नीचे शिफ्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये जो वेट ऑफ ब्रिक है या जो वेट, बड़ा सा वेट आपने रखा है 100 kg का वेट, वही तो इसको नीचे शिफ्ट कर रहा है ना, इस पिस्टन को, राइट। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अब इंक्रीज हो गई है, पी एक्सटर्नल ज्यादा हो गया है व्हेन कंपेयर टू पी गैस। जो ऊपर प्रेशर लग रहा था उससे ज्यादा कौन सा प्रेशर हो गया है? पी एक्सटर्नल, राइट। क्योंकि हमने 100 kg का वेट रखा है तो उसका प्रेशर भी तो आएगा ना एक्सटर्नल प्रेशर के रूप में। ओके, पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो भी इतना ज्यादा आ रहा है, माइनस पी गैस, थोड़ा बताना ये किसके बराबर होगा? क्या ये प्रेशर ड्यू टू 100 kg वेट के बराबर होगा? यस, है ना। आपने शुरू में तो यही था, शुरू में तो एक्सटर्नल प्रेशर जो था वो गैस के प्रेशर के बराबर था। उसके बाद केस बदल गया, उसके बाद केस नया आ गया। केस क्या आया? ये जो पिस्टन है ये नीचे शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि हम 100 kg का वेट रख दिए हैं। ऑब्वियस बात है कि जो नीचे की डायरेक्शन में प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू ऊपर के डायरेक्शन में जो गैस का प्रेशर है, तभी तो पिस्टन नीचे आ रहा है, ठीक है। पी गैस इज मोर, पी एक्सटर्नल इज मोर देन पी गैस ऑब्वियसली। और पी एक्सटर्नल और पी गैस के बीच में डिफरेंस कितने का है? जितना हमने एक्सटर्नल वेट पुट किया है, क्योंकि पहले तो ये बराबर थे, ठीक। ओके, ये पी एक्सटर्नल न्यू है, कोई नहीं, आप समझ जाना। ये पी एक्सटर्नल पुराना वाला पी एक्सटर्नल था। दिस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 100 kg वेट, प्रेशर ड्यू टू 100 kg वेट इन दिस एग्जाम्पल। और ये प्रेशर बड़ा प्रेशर है, छोटा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस इज इक्वल टू डेल्टा पी, बड़ा प्रेशर है ना। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बोलेंगे पी गैस प्लस डेल्टा पी, ठीक। ओके, अभी आपको पता है क्या हुआ है? सडनली आपने कॉम्प्रेस कर दिया है एक हेवी वेट को रखकर। तो इस तरह के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इररिवर्सिबल, क्योंकि सडन हुआ है। इररिवर्सिबल कॉम्प्रेशन, ओके, इररिवर्सिबल कॉम्प्रेशन, इररिवर्सिबल कॉम्प्रेशन, गॉट इट, ठीक है। अब ये देखिए कि इस केस में ड्राइविंग फोर्स कौन है?
हमेशा जो आउटकम होगा ना, जो रिजल्ट होगा, वो ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब मान लो एक ये वाला है एक ब्लॉक, और ए फोर्स इस ब्लॉक को इधर भेजना चाह रहा है, बी फोर्स इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड में भेजना चाह रहा है, और अल्टीमेटली मैं आपसे ये कह रही हूं कि अल्टीमेटली ये जो ब्लॉक है वो इधर मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ड्राइविंग फोर्स कौन है, ए ड्राइविंग फोर्स है, और अपोजिंग फोर्स कौन है, बी। तो काम नेट जो रिजल्ट है, नेट जो आउटकम है, वो किसके अकॉर्डिंग हमें दिखता है, वो हमें दिखता है ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यहां पर हमारा ड्राइविंग फोर्स कौन है, एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, तो एक्सटर्नल ड्राइविंग, P ड्राइविंग इज P एक्सटर्नल इस केस में, और P अपोजिंग कौन है, P अपोजिंग इज P गैस इस केस में। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने कॉम्प्रेशन सीखा है। फर्स्ट पॉइंट में आप सीखे हो कॉम्प्रेशन, इररिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। सो दिस वाज इररिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। अब हम आ जाते हैं इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में। ओके, सेकेंड इज इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। यहां पर देखिए क्या होता है, ये है आपका कंटेनर, ठीक, और ये अपना पिस्टन था, अपने इक्विलिब्रियम में पिस्टन प्रेजेंट था। अभी मान लो ये 100 kg का वेट रखा हुआ है, ठीक है, और ये पिस्टन अभी यहां पर प्रेजेंट है, ये इसकी बैलेंस्ड कंडीशन है इस पिस्टन की। अब मैंने क्या किया, सडनली इस 100 kg वेट को रिमूव कर दिया। जैसे ही 100 kg वेट को रिमूव करोगे, पता है क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, पिस्टन शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको आप क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन बोल रहे हो, राइट। लेकिन ये एक्सपेंशन कैसी है, सडन है, इररिवर्सिबल है। सो वी कॉल इट इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। और पिस्टन ऊपर क्यों मूव हुआ है बच्चों, क्योंकि इस बार जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो हमने घटा दिया है, ठीक है। इस बार कौन ज्यादा है, तो P गैस इस बार ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिमूव कर दिया। फाइन, P गैस इज मोर देन P एक्सटर्नल। P गैस माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या बोलोगे, डेल्टा P। ऑब्वियसली ये बहुत बड़े प्रेशर के बराबर है, हम जिस प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं वो प्रेशर बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको डेल्टा P बोल रहे हैं। इस बार एक्सपेंशन हुई है ना, ड्राइविंग कौन है, कौन ड्राइव कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस, और कौन अपोज कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। फाइन, तो ड्राइविंग P ड्राइविंग विल बी P ऑफ गैस एंड P अपोजिंग विल बी एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, चलो गुड। अब हम यही काम करने जा रहे हैं रिवर्सिबली। कैसे करेंगे, ये पिस्टन अपना प्रेजेंट है और इस मोमेंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर है, इसलिए ये आपका पिस्टन इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। फाइन, अब हमने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल यहां लाकर रख दिए। एक पार्टिकल रखोगे तो ये पिस्टन बहुत थोड़ा नीचे मूव होगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे लेकिन थोड़ा नीचे वो मूव होगा, ठीक है। मतलब नीचे क्यों मूव हो रहा है पता है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ी ज्यादा हो गई है व्हेन कंपेयर टू P गैस। P एक्सटर्नल थोड़ा ज्यादा हुआ है व्हेन कंपेयर टू P गैस। P एक्सटर्नल माइनस P गैस, ये किसके बराबर है, क्यों थोड़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि हमने एक सैंड पार्टिकल रख दिया, तो वो एक सैंड पार्टिकल जितना प्रेशर अप्लाई कर पा रहा है, P एक्सटर्नल और P गैस की वही प्रेशर डिफरेंस है ना, dP। ओके, फाइन। अब इस प्रोसेस को बोलोगे क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। बहुत धीरे धीरे होगा ना ये, तो इसको आप रिवर्सिबल बोलोगे, लेकिन रिवर्सिबल क्या, कॉम्प्रेशन, रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। कौन ड्राइविंग होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ड्राइविंग है, क्योंकि जो मूवमेंट हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ही सही लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर ड्राइविंग है। ओके,
P external is driving. P driving is P external, and P opposing is P gas. अब हमने क्या किया सेकेंड केस में हमने क्या करा है कि यहाँ पर है गैसेस के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर है ये अपना पिस्टन और यहाँ पे एक हीप ऑफ सैंड प्रेजेंट है, ठीक है, सब कुछ पहले से प्रेजेंट है और ये पिस्टन की बैलेंस्ड कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। फिर मैं क्या करूंगी, एक सैंड पार्टिकल को हटा दूंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा पिस्टन ऊपर जाएगा, बहुत थोड़ा एक्सपेंशन होगी, है ना, इसको आप बोलोगे रिवर्सिबल एक्सपेंशन। पी गैस थोड़ा सा ज्यादा हुआ व्हेन कंपेयर टू पी एक्सटर्नल, क्योंकि हमने एक सैंड पार्टिकल को हटा दिया है, ओके, और ये किसके बराबर होगा, डीपी के इक्वल। पी गैस माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी। डीपी बहुत छोटा प्रेशर है, एक सैंड पार्टिकल का प्रेशर है, और उधर लेफ्ट हैंड साइड जो डिफरेंस था पी अपोजिंग और पी ड्राइविंग में वो बहुत ज्यादा प्रेशर का था, कितने का, 100 kg का प्रेशर इस एग्जाम्पल में, है ना, ठीक है। तो हम एक बात समझ चुके हैं कि हमारे इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल का जो डिफरेंस है उसमें एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर एंड पी गैस, या हम बोले अपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पी अपोजिंग एंड ड्राइविंग, difference between opposing and driving force is large. राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स इज स्मॉल, ओके, ये डिफरेंस जो है ये बहुत स्मॉल है, फाइन।